हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाई तेरे को पहले ही पता है कि अपन लोग अभी क्या कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट की स्टडी कर रहे थे। फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट का हम लोग स्टडी कर रहे थे। एंड ये जो मेरा टॉपिक है, ये मेरा चैप्टर हो गया एंड। ये चैप्टर मेरा एंड हो गया, ये मेरा लास्ट टॉपिक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय द वे, ये मेरा चैप्टर हो गया पूरी तरीके से एंड हो गया। अब हमें जो लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कि आवर्धन किसे कहते हैं, है ना, किसे कहते हैं, जो कि मेरे 2 मार्क में पूछा जाता है। कितना मार्क में आवड़े? 2 मार्क में इसे पूछा जाता है। एंड दूसरा पढ़ेंगे सिद्ध करे कि m बराबर माइनस v बटे u। इसे 5 मार्क में एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिजिक्स के 5 नंबर में। बात समझ में आई? तो ये मेरा लास्ट टॉपिक है और एक छोटा सा टॉपिक बच गया, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति हमको बताना है। वो खत्म होगा, उसके बाद लास्ट हमको न्यूमेरिकल देखना है, उसके बाद हो गया खत्म। तो मतलब मेरा थ्योरी जितना भी था वो हो गया एंड। अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद इसको देख करके खत्म कर देंगे। तो ये मेरा लास्ट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं दूसरा देख लेते हैं। सिद्ध करें कि m बराबर माइनस v बटा u। अगर अभी तक चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो चलिए आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पहले देख लेते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आवर्धन की। आवर्धन के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन लिखना है और कुछ एग्जाम में आएगा तो बस छोटा सा लाइन लिख करके आपको एग्जाम क्या कहते हैं क्वेश्चन का आंसर कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। अगर पूछे कि आवर्धन किसे कहते हैं या फिर आवर्धन क्या है या फिर आवर्धन से क्या समझते हैं, क्वेश्चन जैसा भी रहे आपको आंसर यही लिखना है। क्लियर है? चलिए मैंने लिखा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई जो वस्तु जहां पे रखते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूरे? आवर्धन। अब ये वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, चलिए अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे सबसे पहले अगर ये डिफिनेशन लिख लेते हैं तो डिफिनेशन लिखने के बाद क्या लिखेगा, लिखना है इसको जैसे जैसे लिखना आवर्धन। पहले लिखना है आवर्धन। आवर्धन लिखने के बाद लिखिएगा आवर्धन बराबर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो लिखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, लिख सकते हैं ऐसे प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, अनुपात है प्रतिबिंब की ऊंचाई का की ऊंचाई, ऊंचाई लिख सकते हैं ऊंचाई। अनुपात जो होता है वो इसको हम क्या कहते हैं, जैसे लाइन पारी वो क्या मेरा अनुपात होता है, बट्टा को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। आप लोग को पहले से पता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एंड वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, अब लिखेंगे बट्टा वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग करते हैं आवर्धन। अब जहां यहां ध्यान देते रहिएगा, जहां लिख सकते हैं यहाँ पे, जहां आवर्धन बराबर आप बोल सकते हैं m। क्या बोलते हैं बोले? आवर्धन जो बराबर होता है वो होता है बराबर m के बराबर होता है। एंड प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है उसे हम क्या जैसे इंडिकेट करते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग इसको h डैश से इंडिकेट करते हैं। किससे बोले? h डैश से। वो कैसे अभी आप जो भी मान सकते हैं, लेकिन h डैश से बुक में दिया होता है h डैश मानेगा। ठीक है? तो यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? h होगी। एंड वस्तु की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है? वस्तु की ऊंचाई जो लिखेंगे हम लिखेंगे h। क्या लिखेंगे? वस्तु की ऊंचाई हम बराबर लिख सकते हैं h। क्या लिख सकते हैं बाबू? h। तो इसको लिख दिया h। इसीलिए आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि m बराबर h डैश बट्टा h। ये मेरा हो गया आवर्धन का फॉर्मूला। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि आवर्धन किसे कहते हैं तो सिंपल सी भाषा में कहिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। समझ में आई बात? आवर्धन कहते हैं। उसको आप जैसे में यहां तक लिख दीजिएगा, जैसे में लिखिएगा और जैसे में ये आवर्धन क्या है तो लिखिएगा m। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? h डैश, और वस्तु की ऊंचाई क्या है? h। तो इस तरीके से हम लोग m बराबर h डैश बट्टा, है ना, लिख सकते हैं h। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में आए तो 2 मार्क में आपको इसी तरह लिखना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ये मेरा ज्यादा डिस्कशन टॉपिक नहीं है, हम लोग करेंगे डिस्कशन किस पे, जब हमें प्रूफ करना है ये वाला। तो हम लोग चलते हैं m बराबर माइनस v बट्टा u को हम लोग किस तरह प्रूफ करते हैं। ये मेरा 5 मार्क है, इसे जरूर समझना बहुत ही जरूरी होता है। इससे थोड़ा सा मिस्टेक मत करेगा, इसका पर हर चीज स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप अगली क्लास को अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो जाके जरूर कर ले। 1 बट्टा v प्लस 1 बट्टा u बराबर 1 बट्टा f को मैंने प्रूफ कर दिया है। इसको काफी आसान तरीके से हमने प्रूफ कर लिए थे। और दूसरा जो था मेरा वो r बराबर क्या था बोले? 2f। इसको भी प्रूफ कर चुके हैं। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे? इसको लिख सकते हैं f बराबर r डिवाइडेड बाय 2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमने ये 5 मार्क का और ये 5 मार्क का और ये चीज आज हम 5 मार्क करने वाले हैं। एंड आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप वो भी वीडियो नहीं देखे, कौन? प्रतिबिंब वाला, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, मैंने सारा स्थिति को क्वालिफाई कर दिया है, सबको बता दिया है। तो वो भी वीडियो जाके जरूर देख ले। फिलहाल इस वीडियो बने रहे, पहले ये वाला वीडियो देख ले कि इसको हम किस तरह प्रूफ करेंगे। m बराबर माइनस v बट्टा u को हम लोग किस तरह क्या कहते हैं प्रूफ करते हैं। तो अगर इसे नोट करना है तो इसे नोट कर ले। बाद में चलते हैं हम लोग इस टॉपिक की तरफ।
चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं इसको किस तरह हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए इसको प्रूफ करना भाई ना, तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करोगे वरना कहीं पे समझ में नहीं आएगी। बहुत छोटा सा लॉजिक है, आपको अभी क्लियर ही हो जाएगा और इसे कभी भूल भी नहीं पाओगे। बस थोड़ा सा लॉजिक है, समझते रहो। तो सबसे पहले बताया कि सिद्ध करें कि एम बराबर क्या होता है, माइनस बी डिवाइड बाई टू, माइनस बी बट्टा सॉरी यू। ठीक है, हमें इसको प्रूफ करना है। देखिए अब इसको प्रूफ करने के लिए ना हमें किसी अवतल दर्पण में वस्तु को किस कंडीशन में रखेंगे जो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो देखिए हम आपको बता देते, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अवतल दर्पण में अगर हम फोकस वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखते हैं तो ये चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्लास में हम लोग इसके बारे में काफी डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए जैसे यहाँ पे लिखना है कि जब यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख ऊपर भी लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पहले फिगर बना देता फिर उसका डिफिनेशन लिखूंगा, फिर उसको मैं प्रूफ करूंगा। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, बोले एक अवतल दर्पण लेना है। क्या लेना है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण लेने के बाद उसके बाद क्या करना है, इसके समांतर मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा लेना, मुख्य अक्ष खींचना है वो। चलो तो मुख्य अक्ष खींचो। तो यहां से मैंने मुख्य अक्ष लिया, ले लिया मुख्य अक्ष जी। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये जो मेरा होता है पी होता है, इसकी जितनी दूरी पर अगर हम फोकस रखते हैं तो उतनी ही दूरी पर मेरा क्या होता है, उसका आगे वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, इतना दूरी पर मैंने इसका लिया तो सेम इसी के इतना दूरी पर क्या लेंगे बोले, वक्रता केंद्र। क्लियर है। ये जो वक्रता केंद्र, ये जो मेरा अनंत और वक्रता के बीच की दूरी है ये। ठीक है, तो हमने जैसे कि बताया पहले आपको कि मैंने वस्तु कहां पे लेना है, एफ और क्या फोकस एंड वक्रता केंद्र के बीच में हमें वस्तु को रखना है। चलिए तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे फोकस को रख लेता हूँ एकदम बीच में। सर ये तो बीच नहीं हुआ, एकदम बीच में रखना आपको, फीट से नाप करके। फीट से नाप के रखोगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ भाई फोकस कहाँ पे रखा गया, वस्तु को किधर रखा गया। तो एकदम बीच में रखना है। क्लियर है। चलिए मैंने वस्तु को यहाँ पे रख लिया, आपके पास फीट है, लाइन को एकदम सीधा सीधा पड़ेगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने वस्तु को खड़ा किया जिसका नाम मैंने ए और बी दे दिया। क्लियर है जी। अब मुख्य समांतर यहाँ से प्रकाश गुजरेगी, तो मुख्य समांतर जैसे प्रकाश जाएगी तो हम पहले बताएं मुख्य के समांतर प्रकाश कहीं से भी आए वो गुजरेगी कहां से, फोकस से गुजरेगी। मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। तो यहां से क्या करेगा, ये फोकस से गुजरा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक यहां से हमको यहाँ पे प्रकाश लेना है, अब वस्तु से प्रकाश को यहाँ पे ध्रुव पे मारना है। कहां पे, ध्रुव पे। तो आपको पहले बता प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार पहले बता दीजिए, प्रकाश किसी कण पे पड़ती है, किसी अवतल दर्पण में पड़ती है तो वह प्रकाश क्या होता है, वह विक्षेप हो जाता है। उसी तरह उसी दिशा में क्या होता है, जैसे ये प्रकाश जाएगी तो वैसे ये इस दिशा में वो लौट जाएगी। तो आप पहले ऑलरेडी पता था यहाँ पे लौटना है ना, तो इसको यहाँ पे काटते हुए लौटना है, यहाँ पे कहीं पे कटना है। ठीक है, तो मैं यहाँ फिट तो नहीं है भाई, तो यहाँ फिट के अकॉर्डिंग मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। ठीक है, आप फिट से करोगे ना तो इस लाइन को यहाँ पे क्या करना है, इस लाइन से हमको हर हालत में मिला देना है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ पे मिल सकता है दूरिया बार फोकस से ही मिल रहा है। ठीक है, माफ करिएगा, मैं इसको अभी अच्छे से बना ही देता हूँ। देखिए तो मैंने यहाँ पे फोकस टानी हुआ हूँ और यहाँ से क्या करना है, इसको ना ऐसा कि जितना दूरी पर वो है उतना ही दूरी पे करना है। करना क्या है, देखिए वस्तु का ऊंचाई नाप लीजिएगा कितना है, और उसी की वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे नीचे लाके यहाँ पे ऐसे नाप लीजिएगा और उसके बाद उस लाइन से सीधा गुजार दीजिएगा तो आपको परफेक्ट पूरा चेन आप पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कटा तो मैंने यहाँ पे इस वस्तु को यहाँ पे रख दिया क्योंकि मेरा वस्तु यहाँ पे कटा, तो जाहिर सी बात है ये मेरा ए था बी था, तो मैंने इसका क्या मान लिया, ए डैश एंड इसको मान लिया बी डैश, मान लिया। चलो इस पॉइंट को जैसे वस्तु यहाँ प्रकाश पड़ी तो यहाँ पे इसको मान लिया मैंने एम। क्लियर है जी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये अब जैसे मैंने बता आवर्धन में अभी पढ़े हम लोग कि वस्तु की ऊंचाई को हम लोग एच बोलते हैं ना, तो ये मेरा वस्तु हुआ, तो ये वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, वो मेरा एच। क्लियर है। जैसे मैंने बताया प्रतिबिंब की ऊंचाई को मैंने क्या बोलता हूँ, एच डैश बोलता हूँ, तो यहाँ पे एच डैश। आप समझ में आई, मतलब इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई का अनुपात जो होता है ना वही मेरा आवर्धन कहलाता है। समझ में आ गई बात। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, गौर से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक मत करिएगा ना वरना थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगी। चलिए अब हमको करना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। देखिए जब मैंने बोलना यहाँ पे कि जब हम अवतल दर्पण में फोकस वस्तु को कहां रखे, देखिए हम यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिएगा, इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा अच्छा से। तो लिखेंगे कि जब हम अवतल दर्पण में अवतल दर्पन में, ये मेरा अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में वस्तु को क्या लिखना, वस्तु को जब हम अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस लिख देते, क्या लिखते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र हो गया, सी से हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखते हैं, बीच वस्तु को रखते हैं, तब क्या होता है, रखते हैं तब क्या होता है बोले। देखो जैसे मैंने वक्रता के अंदर फोकस के बीच में वस्तु को रखा तो यहाँ पे क्या हुआ, वस्तु से रखा तो ये जो बना वो वास्तविक प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना ना, क्योंकि इधर मेरा काल्पनिक होता है, इधर मेरा वास्तविक होता है। आप कहोगे भाई अवतल दर्पण में इधर ना लेपित किया जाता है, क्या किया जाता है, लेपित कर दोगे इस तरह, मैंने लेपित करना भूल गया था, माफ करना, तो इसको लेपित कर दीजिएगा ऐसे, तब मेरा पता चलेगा मेरा क्या हुआ, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, इसे लेपित जरूर करिएगा।
तो लेपित करने के बाद क्या हुआ, जैसे इधर तो मेरा हुआ काल्पनिक, इधर मेरा क्या हुआ वास्तविक। तो वस्तु कहाँ, वस्तु जो बना वो कहाँ बना वास्तविक। तो जब रखते हैं तब तब वस्तु, तब मेरा प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु नहीं, जब वस्तु को हम रखते हैं तब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब प्रतिबिंब हुआ कहां बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक का वास्तविक एवं वास्तविक एवं कहां बनता है, एवं वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना। तो वास्तविक उल्टा क्या लिखिएगा, वास्तविक उल्टा ऐसे लिख दीजिएगा, सॉरी यहां पर लिखिएगा उल्टा, उल्टा एवं वस्तु, वस्तु से बड़ा। देखिए वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब बड़ा बना, तो यहां पर लिखते वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा एंड वस्तु से बड़ा बना, उल्टा बना। और ये जो बना वो कहां प्रतिबिंब कहां मिला मेरे आगे, वक्रता और अनंत के बीच में। तो वस्तु से बड़ा और वस्तु से बड़ा, यहां पे लिख सकते हैं सी लिख देते हैं, सी और वक्रता और अनंत, अनंत के बीच प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है। क्या हुआ बोले, प्रतिबिंब कहां बनता है। समझ में आई बात, कहां बना, वक्रता केंद्र बनता है। देखिए यहां पे गौर से देखिएगा, वक्रता केंद्र ये हुआ मेरा, ये हो गया मेरा अनंत, इधर कितना हुआ अनंत हो गया। तो अनंत वक्रता केंद्र के बीच हम पहले बता चुके हैं, ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, वक्रता और अनंत के बीच का पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मेरा वस्तु क्या कहते हैं, वक्रता के अनंत के बीच में बना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब मेरा इसका डिफिनेशन लिख दिया, अगर ये लिखिएगा भी तो चलेगा, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन इसे मैं लिख दिया हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर वस्तु किधर बना, कैसा बना, नहीं बना, ये आपको बताना है। तो बता दीजिएगा, नहीं बताना नहीं बताइएगा, लेकिन मैं आपको बताना था, मैं आपको बता दिया। अब यहाँ देखिए, चूंकि एकदम गौर से देखते रहिए यहाँ पे, ये जो मेरा त्रिभुज है, अब यहाँ से जैसे प्रकाश मारी तो ये क्या हुआ, इधर आके लौटी। तो भैया प्रकाश के परावर्तन के अनुसार ये जो एंगल आई है ना, ये जो एंगल आर है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो जैसे इक्वल हुआ तो जाहिर सी बात है ए बी पी जो होगा वो मेरा बराबर होगा। तो त्रिभुज यहाँ पे लिखिएगा, त्रिभुज ए बी पी जो होता है वो बराबर होता है किस त्रिभुज के, यहाँ पे बराबर होगा ए डैश बी डैश पी के। तो बराबर होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये समरूप है। क्या क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या मेरा समरूप है, ठीक है, समरूप से या फिर समरूप है, ठीक है। ब्रैकेट में आप समरूप लिख देगा। तो मैं कौन त्रिभुज की बात कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, है ना। ये मेरा पहला त्रिभुज हो गया। तो इस तरीके से इस त्रिभुज को ऐसे क्या करना है, ऐसे क्या करना है, थोड़ा सा घेरा लगा दीजिएगा, पता चल जाए कि हमारे कौन कौन त्रिभुज की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ मैंने इसको क्या कर दिया, घेरा लगा दिया। समझ में आ रही ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आपको तो क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस त्रिभुज को भी क्या करना है, मैंने रेड मार्कर से मैंने लाल कर देना, क्या करना है, इसको घेरित कर देना, इसको क्या करना, लेपित कर देता हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि भैया कौन त्रिभुज की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, लेपित कर देता हूँ। इस तरह आपको पूरा स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या त्रिभुज की बात हो रही है, कौन कौन त्रिभुज की यहाँ पे बात हो रही है। इसलिए मैंने इसको ऐसे लेपित कर दिया। अब एक बात बताइए, जब कोई त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं, कैसे, देखिए ए डैश बी डैश, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए डैश, सॉरी हाँ ए डैश, ये जो बी डैश डिवाइडेड बाय हो सकता है ए बी, हो सकता है इसकी ऊंचाई इसकी अनुपात है ना, तो ये क्या होगा, इसका अनुपात। ये लिखेंगे ए बी लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, वो यहाँ पे जो बराबर होगा वो होगा बी डैश पी। यहां से लेके यहां तक की दूरी को, यहां से लेके यहां तक की दूरी जो होगी वो होगा बी डैश पी जो होगा वो किसके इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए ये जो इसके इक्वल होगा, ये इसका ऊंचाई जो इसके आधार से इक्वल होगा, इसकी ऊंचाई जो इसके आधार से इक्वल होगा। तो मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए। अब ये वाला लिखेंगे पी और बी, ये वाला दूरी यहां से लेके यहाँ तक की दूरी इक्वल हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे बी पी, लिखते इसमें लिख दो बी पी, ये बी डैश हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, बी पी हो गया, बी डैश पी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा बी। ये जो होगा वो इसको बराबर होगा, ये जो होगा वो इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए लिख सकते हैं इस तरह। आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरा हो गया काम खत्म। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ए बी को क्या माना है, एच माना है, ए बी को मैंने क्या माना एच, और ए डैश बी डैश को मैंने क्या एच डैश माना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे। अब यहाँ पे पहले गौर से बात सुनिएगा, क्योंकि ये मेरा वस्तु है तो वस्तु की दूरी को क्या लिखते हैं हम, वस्तु की दूरी को हम लोग माइनस यू से लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पे माइनस यू क्यों, अभी बताता हूँ आपको। और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, भी से इंडिकेट करते हैं। नीचे है तो ये क्या होगा, माइनस में होगा, ऊपर होगा तो प्लस में होता, तो माइनस में। भाई एक बात बताओ,
यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्राफ पढ़ा। मैंने आपको छोटा सा थोड़ा सा डिफिनिश कर देता हूँ, ये माइनस में क्यों आता है। ये मेरा ग्राफ है, तो ग्राफ में जो इधर वाला पॉइंट होता है वो एक एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस है ना, एक्स डैश होता है, वाई होता है, वाई डैश होता है। तो एक्स डैश वाला जितना भी पॉइंट होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है। लेकिन ऊपर जो होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है ना, ये भी मेरा प्लस में होता है। मतलब अगर ये पॉइंट नीचे आ जाता है तो ये मेरा माइनस में होगा, ये पॉइंट ऊपर चला जाता है क्या होगा, प्लस में होगा। इसलिए हम इसको माइनस में इंडिकेट करते हैं, आपको पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो चलो अब यहाँ पे देखो, गौर से देखिए यहाँ पे बात, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मत करिएगा तो वरना आपको समझ में नहीं आएगी। तो भैया ए डैश बी डैश मैंने क्या माना, एच माना, तो यहाँ पे एच डैश लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ए बी को क्या माने हुए, मेरे एच माने हुए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी पी को हम क्या मान सकते हैं, पहले बी डैश पी डी को देखिए, बी डैश पी की दूरी क्या, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या, माइनस बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस बी। क्लियर है जी। अब यहां ध्यान दीजिए, बी और पी जो है, बी और पी यहाँ की दूरी क्या है, माइनस यू, चलो माइनस यू लिख दो। अब एक बात आप गौर से ध्यान दीजिएगा कि भैया मैंने पहले बताया कि ऊपर का जो पॉइंट वो प्लस में होगा, लेकिन नीचे का पॉइंट क्या होगा, माइनस में होगा। तो मेरा वस्तु जो होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन मेरा प्रतिबिंब जो बना वो निगेटिव प्रतिबिंब बना है। तो इस तरीके से हम निगेटिव को यहाँ पे एच माइनस लिखेंगे। अब समझ में आई बात। तो यहाँ पे लिखेंगे एच डैश जो होगा वो मेरा क्या होगा, माइनस में होगा। किसमें होगा, माइनस में। चलो भाई, जब माइनस में होगा तो इसको लिख दो। आप कैसे लिखना है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। तो एक बात बताइए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते क्या होता है। इस प्लस को माइनस से गुना किया तो प्लस, मेरा एच डैश यू हो जाएगा। अब बराबर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस एच भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो माइनस नहीं प्लस है तो माइनस में रहेगा ये। चलिए आप क्या करना है कि इस एच को फिर इधर उठा के ले जाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे एच डैश बट्टा एच। अब बराबर ये माइनस जब करते रहेगा तो माइनस भी डिवाइडेड बाई ये यू चला जाएगा, इसके नीचे चला गया। अब बोले ऐसा कहा कि यार थोड़ा सा माइनस को हटाने के लिए मैं ऐसा कर दिया, अगर डायरेक्ट में हटा देता आपको समझ में नहीं आती बात, इसलिए मैंने एक प्रोसेस ज्यादा किया हो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हो गौरे, हम जानते हैं, क्या जानते हो, देखिए हम जानते हैं कि m बराबर क्या लिखे हम अभी, आवर्धन का फॉर्मूला जो लिखे वो क्या लिखे, एच डैश बट्टा एच होता है ना। तो भैया रे इस आवर्धन की जगह पे मैं इस m को लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता, जरूर लिख सकता हूं। तो यार लिखूंगा, इसीलिए एच डैश एच बट्टा लिख सकते हैं हम m, है ना, बराबर जो मेरा वो है वो जो कहते हैं लिख लेंगे u, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रूफ, हमें इसी को प्रूफ करना था, ये मेरा हो गया प्रूफ्ड। इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या, समझ में आई कि नहीं। अगर समझ में आई तो कमेंट करो भाई, समझ में आई। मैं फिर से इसको अच्छे से क्या कहता हूँ आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जो अच्छा लगे। आई होप कि इतना आसान आपको समझ में आ ही गई हो यार, इसमें क्या लोचा लगा है। बस थोड़ा सा त्रिभुज यहाँ पे क्या कहते हैं फिगर को देखना है, अवतल दर्पण लेना, अच्छे से फिगर बनाना, फिगर बना के जैसे कटेगा उसको आप ये पॉइंट लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे देखिएगा कितना शॉर्ट फॉर्म में गया, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में हो गया। क्या दिक्कत है, समझ में आने वाली बात, ऐसा ही नहीं कि समझ में नहीं आ गई, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जो मेरा अगला क्लास होगा वो न्यूमेरिकल होगा, जो कि कभी कभी 2 मार्क में पूछ दिए जाते हैं। न्यूमेरिकल बच गया, अब मेरा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति बच गया। तो 2 मेरा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद मेरा चैप्टर हो गया। अगर ये नहीं हो पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को पढ़ना जरूरी है, तो उसको भी देख लेंगे। उसके बाद लास्ट हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, इसमें सवाल पे हल करेंगे, इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। वो मेरा लास्ट क्लास होगा, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को अलविदा कर देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसे नोट करना है, इसे नोट कर सकते हो।